नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम खर्च में कीटों के नियंत्रण में सहायक है नीमास्त्र। गाजर की करे उन्नत तकनीक से खेती। बढ़ती महंगाई से खेती किसानी में फसल की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को लाभ कम मिल रहा है। लेकिन यदि किसान अपने स्तर पर कुछ तरीकों को अपनाकर खेती करें तो फसल उत्पादन में लागत तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही किसान इन तरीकों को अपनाकर गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं नीमास्त्र के बारे में। तो किसान अपने स्तर पर नीमास्त्र कैसे बनाएं और इसका उपयोग करना किस प्रकार से लाभकारी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। आप अभी किसान बंधुओं, जिस तरह से जैविक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती में आप जो आपके पास संसाधन है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करके जैविक खेती में आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अभी आप देखेंगे। आज के समय में रासायनिक चलन के चलते रासायनिक उर्वरकों का भी अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बहुत ही आसान है और वह है जैविक उर्वरक की तरह ही जैविक कीटनाशक का उपयोग खेती में करना। जैविक कीटनाशक आप अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी जैविक कीटनाशक में से एक है नीमास्त्र। नीमास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जिसके उपयोग से फसल में लगने वाले कीटों और रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप नीमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र आप आसानी से अपने घर पर अपने ही संसाधनों से, जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे ही आप अच्छे से बना सकते हैं। अभी नीमास्त्र बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए। उस ड्रम में आप 100 लीटर आप पानी लीजिए। उसमें आप 5 से 10 किलो आप नीम की पत्ती, या यदि आप बारिश के समय नीमास्त्र बना रहे हैं तो नीम की निमोली यदि आपको मिल जाए तो नीम की निमोली को आप क्या कीजिए कि 5 किलो आप नीम की निमोली ले लीजिए और उसको अच्छे से आप उसको कूट दीजिए। मतलब नीम की निमोली द्विदाली होती है, तो उस नीम की निमोली को आप अच्छे से कूट दीजिए। कूटने के बाद वो 2 फाड़ हो जाएगा उसका, और वो वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छे से वो गल जाएगा। तो आप 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए और उसको थोड़ा कूट लीजिए। कूटने के बाद आप क्या कीजिए कि नीम की निमोली या नीम की पत्ती 5-5 किलो दोनों आप ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप 10 किलो देसी गाय का गोबर
और 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, ये ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर दीजिए। खूब अच्छे से आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद किसान बंधुओं, आप उसको जो है 15 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप उसको किसी डंडे की सहारा से घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको सेकिंग कर दीजिए उसकी। 15 दिन में ये क्या होगा कि जो गाय का जो 10 किलो गोबर है, गाय का गोमूत्र है, और आपका 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो नीम की निमोली है, वो जो है एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा किसान बंधुओं। निर्मास्त्र को उपयोग में लाने के लिए तैयार मिश्रण को कपड़े की सहायता से पहले छानते हैं। इसके बाद उसमें 1 लीटर निर्मास्त्र में 10 लीटर पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर स्प्रे पंप में भरकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार निर्मास्त्र को हमेशा छायादार स्थान पर रखें। निर्मास्त्र को किसी भी प्रकार की फसल पर रस चूसने वाले कीट या छोटी सूंडियों का आक्रमण दिखाई देने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को 6 महीने तक स्टोर करके उपयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में छायादार स्थान पर ही रखना चाहिए। इस प्रकार जैविक कीटनाशक निर्मास्त्र के उपयोग से किसान भाई खेती में खर्चा घटा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो आपकी फसल में जैसे ही जो है कोई सा भी चूसने वाला कीड़ा, कोई काटने वाला कीड़ा दिखे, इसको इसमें से आप जो है 1 लीटर छान लीजिए। 1 लीटर निमास्त्र ले लीजिए और आप जो है 10 लीटर जो है पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसको अपनी फसलों पे आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से आप जो है चूसने वाले कीड़ों को, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप 15 दिन पर इस निमास्त्र का आप जो है छिड़काव करते रहिए। इस रेशियो में जब आप 15-15 दिन पर स्प्रे करते रहेंगे, 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपनी फसल पे, कोई सा भी फसल हो, आपकी मूंगफली हो, आपका ग्वार हो, आपका बाजरा हो, आपकी जो है ना मूंग हो, आपकी सब्जियां हो, किसी भी आप फसल में आप इसका जो है स्प्रे जब करेंगे तो ये चूसने वाले कीड़ों के ही माध्यम से, जिससे सफ़ेद मच्छर हुआ, हरा मच्छर हुआ, ये जो है रोगों के वाहक होते हैं। तो जब इनका आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी फसल में रोग जो है कम लगेगा। जब रोग कम लगेगा तो आपकी जो है ना लागत जो है, उस पे जो दवाइयों की लागत है वो जो है ना कम आएगी। और आप जैविक तरीके से इस निमास्त्र को आप घर पर बना करके आप इसका उपयोग करके जैविक तरीके से कीड़ों को आप जो है चूसने वाले, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। और ज़मीन पर भी इसका कोई इसका जो है दुष्प्रभाव नहीं है। और नीम तो किसान बंधु, नीम के उत्पाद को तो अब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में अब जो है समाहित कर दिया गया, जोड़ दिया गया कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा नीम के उत्पाद का उपयोग करके अपनी ज़मीन में जो कीड़े हो रहे हैं उन कीड़ों को जो है, जिस तरह से दीमक हुआ, सफ़ेद लट हुआ, और भी जो है नुकसान, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, उनको जो है आप जो है नीम से बने हुए उत्पाद को आप प्रयोग करके और उसका जैविक तरीके से बने हुए नीम के उत्पाद का उपयोग करके आप जो है कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और ज़मीन को स्वस्थ बना सकते हैं। खरीफ के सीज़न में काफ़ी मात्रा में नुकसान हमारी फसलों को हुआ है। पानी की अधिकता के कारण अतिवृष्टि की स्थिति है और लगभग सभी फसलों पे इसका असर है। गाजर हमारे यहाँ के जलवायु के हिसाब से बहुत अच्छी सब्जी है और इसका क्रेज भी काफ़ी हमारे घरों में है। काफ़ी अच्छे रेट्स इसके मिलते हैं जब बाज़ार में आती है। गाजर को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उचित जल निकास वाली भूरी भूरी रेतीली दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए सर्वोत्तम पीएच 6.5 या इसके आसपास माना गया है। और इसको तैयार करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। जो अपन खेती करते हैं वैसे सिस्टम से पहले हम खेत को तैयार कर लें, प्लाऊ चला लें, 1-2 बार पाटा चला लें, समतल कर लें, खेत की अच्छे से भुरभुरी कर लें, तैयारी कर लें और इसके अंदर FIM अच्छे से मिला दें। लगभग 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप अच्छे से मिला दें
जिससे कि जीवांश पदार्थ जो हैं वो हमारे पौधों को मिल सके और हमारी फसल अच्छी मिले। इसमें यह ध्यान रखें कि जो भी हमने गोबर की खाद का उपयोग किया है वो अच्छे भली प्रकार से डिकम्पोज्ड हो, अच्छे से सड़ा हो। किसान भाइयों, गाजर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 217 किलो यूरिया, 438 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 117 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, गाजर की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है नैंटिस पूसा, मेघाली पूसा, रुधिर पूसा, आंशिता पूसा, केसर पूसा, यमदग्नि, चैटनी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज इसमें बहुत कम लगता है, पर एकड़ 4 से 5 किलो जो है वो आपका बीज इसके अंदर यूज होता है। लेकिन बीज को अगर आप लगभग 24 घंटे पानी में अच्छे से गला लें तो इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। वो जर्मिनेशन परसेंटेज इसका बढ़ जाता है और सीड ट्रीटमेंट अपन इसका कर सकते हैं जैविक साधनों से भी और केमिकल साधनों से भी, जिससे कि हम सीड बर्न जो डिसीज हैं, बीमारियां हैं जो आगे चल के नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, बीजोपचार ज़रूर करें। गाजर की बुआई 2 तरीकों से की जाती है, जिसमें पहली है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ें बना ली जाती हैं। इस मेड़ों पर बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है, जिसमें पौधों से पौधों की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यहाँ तक मौसम का सवाल है तो सबसे बढ़िया तो अगस्त से सितंबर है गाजर लगाने के लिए, और आइडियल अपन इसको अक्टूबर तक मान सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में भी लगाई जाती है, तो मौसम भी अभी हमारा इसके अनुकूल है जिसमें हम गाजर को मतलब खेत में लगा सकते हैं। जहाँ तक बोने का सवाल है, बोने का तरीका हम डिबलिंग के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं, छिड़काव विधि ब्रॉडकास्ट के द्वारा लगा सकते हैं, और बीज आपका लगभग 1.5 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर जाए उस हिसाब से आपको इसको लगाना है। 1.5 सेंटीमीटर आपको यो गहराई तक बीज को लगाना चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा आता है, और इसे भोगो कर सीड ट्रीटमेंट आपको करना है जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो। गाजर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडामिथालिन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा आप बुआई के बाद गाजर की खड़ी फसल में 2 से 3 निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। और इसको लगाने के बाद इरिगेशन एक महत्वपूर्ण है। अगर पानी गिरता है तो उस हिसाब से आप मैनेज करें, लेकिन फिर भी हर 15 दिन में पानी की व्यवस्था आपके पास होना चाहिए कि हम हर 10 से 15 दिन में इसको पानी की व्यवस्था कर सकें। ज़मीन के अंदर फैलने वाली कंदमूल वाली फसल है, इसको फैलने फलने के लिए नमी की काफ़ी विशेष आवश्यकता होती है। आगे की जो प्लांट प्रोटेक्शन का सवाल है उसके लिए हम आपसे आगे फिर भेंट वार्ता करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में 14 नवंबर को वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से मौसम में बदलाव हो सकता है। इससे क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य दिनों में साफ आसमान और शुष्क मौसम के आसार हैं। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 53% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 16% तक रहने का अनुमान है। हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय 5 नवंबर से 25 नवंबर है। उन्नत बीज और खाद की खरीद करें। समय पर बुआई के लिए सिफारिश किस्में HD 3086, PBW 343, PBW 550, PBW 17, राज 3077, राज 1482, HD 2329, HD 2967, राज 4037। जिंक की कमी होने वाले खेतों में बुआई से पहले 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा के हिसाब से जमीन में मिला दें। बीज की मात्रा 25 किलोग्राम प्रति बीघा उपयोग करें। दीमक का प्रकोप रोकने के लिए बुआई के समय क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से अंतिम जुताई के समय भूमि में मिलाएं। स्मट से बचाव के लिए बुआई के समय कार्बोक्सिन 70 WP या कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन बाद बढ़वार के समय करें। सिंचाई के समय 18 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। फसल सघन होने पर पौधों की छटाई करें। पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। छटाई का कार्य सिंचाई से पहले करें। चना की बुआई 15 नवंबर तक कर लें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन 30 EC दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 3 दिन के अंदर छिड़काव करें। जड़ गलन और उकठा की रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीज को 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम 25 SD से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। सिंचित क्षेत्र में जौ की सामान्य बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर तक है। बुआई के लिए सिफारिश किस्में RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2592, RD 2552, RD 2624। माल्ट किस्मों में DW RUB 64, DW RUB 52, RD 2503 का उपयोग करें। बुआई से पहले कार्बोक्सिन 70 WP की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। जई की बुआई के लिए अक्टूबर से मध्य नवंबर अनुकूल समय है। सिफारिश किस्में JHO 822, कैंट OS 6, OS 9, HF 114, S 2688। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा चारे की फसल के लिए काम में लेवें। रिजका की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्में T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से बोएं। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन व 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई के समय दें। पपीता में मोज़ेक और पत्ती कुंचन विषाणु की रोकथाम के लिए पौधों के आसपास सफाई रखें। नीम का तेल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशु पालन कर रहे किसान मूत्र और गोबर के बेहतर निकास के लिए उचित व्यवस्था करें, क्योंकि गीले फर्श से दस्त, निमोनिया, बुखार, काक्सिडियोसिस आदि बीमारियां हो सकती हैं। सभी पशुओं को FMD का टीका लगवाएं। पशुओं को नियमित अंतराल पर कृमिनाशक दवा देते रहें। कृमि और उनके लार्वा के विकास को रोकने के लिए पहली खुराक के 21 दिनों के बाद दोबारा कृमिनाशक दवा देनी चाहिए।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम देवनगर जिला जोधपुर के किसान कमलेश यादव ने। आप मिल्किंग मशीन पर जानकारी चाहते हैं तो कमलेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। जैसे कि आपने कहा है कि जो पशुपालन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, इसके तहत हम अच्छी नस्ल के जितने भी हमारे जो पशु हैं उनकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके से हम खोज कर रहे हैं कि ताकि पशु का रख रखाव, पशु का चारा, पशु में आने वाली जो भी बीमारियां हैं उसका निदान और साथ साथ जो उसका उत्पादन जो होता है उसको भी हम लें। जो अच्छे जो दुधारू हमारे जो गाय हैं उनसे हमें दूध दो तरीके से लिया जाता है, जैसे कि हाथ के द्वारा जो हाथ से निकाला जाता है, लेकिन वो उनमें होता है कि जिनकी लगभग 5 से 6 किलो के लगभग जिनसे दूध पैदा होता है। पशुपालक भाइयों, बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक तो मजदूर समय पर नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं तो दूध निकालने में समय और श्रम भी अधिक लगता है। तो ऐसे में मिल्किंग मशीन से दूध निकालना काफी आसान है। मिल्किंग मशीन से समय और श्रम की भी बचत होती है। मशीनों की जिसे दूध को हम निकालने का एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो नेगेटिव प्रेशर है जिससे हम दूध निकालते हैं वो एक ठीक होना चाहिए। सफाई का हम ध्यान रखते हैं और मशीनों से एक एडवांटेज हमें क्या होता है कि जो हाथ नहीं लगता दूध में, तो हैंडलिंग में भी हमारा साफ सफाई का ध्यान होता है, जिससे कि दूध हमारा बड़ा स्वच्छता से निकाला जाता है। जो हमारे कम दुधारू पशु होते हैं जिसमें हमारी मुख्यतः देसी गाय होती हैं, उनको हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं और जिसमें विशेष तौर से हम ध्यान रखते हैं कि उसमें सफाई का भी हम उसमें जो ध्यान रखें और स्वच्छ दूध उत्पादन करें, क्योंकि आगे आने वाले दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारे पास क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हम अपने जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और ये तभी होगा कि जब हम साइंटिफिक तौर तरीके अपनाएं, नस्ल सुधार पर ध्यान दें, साफ़ सुथरा दूध उत्पादन करें और ताकि इससे उनकी जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी भी अच्छी होगी और उनको जब आमदनी अच्छी होगी तो उनका अपना पूरा घर परिवार अच्छा चलेगा। पशुपालक भाइयों, मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से लागत में काफी कमी आती है, साथ ही समय की बचत भी होती है और दूध में किसी प्रकार की गंदगी, धूल गिरने की संभावना नहीं रहती है। सबसे खास बात यह है कि पशुपालक के दूध निकालते समय उनके खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होता है और मिल्किंग मशीन द्वारा कम खर्च में दूध आसानी से निकाला जा सकता है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे जो 2030 तक हमारा वो है जो उत्पादन का लक्ष्य जो बराबर बढ़ रहा है, करीब 240 मिलियन टन लगभग जो है, आप ये मान के चलें कि 24 करोड़ टन हमारा दूध उत्पादन का उद्देश्य है और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज निकल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस लक्ष्य को जरूर जो प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।
अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। चलिए शुरुआत